नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना काल, हर कोई बेहाल। जी हां, जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, पूरा विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। कोई ईश्वर को पुकार रहा है तो कोई अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। लेकिन लगता है कि मानो कोरोना सबसे बलशाली है जो लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है और इन सब के बीच लोगों की निगाहें सरकार को खींचती हैं। इन आंखों को उम्मीद है कि सरकारें उन्हें इस महामारी से जरूर उबार लेंगी। लेकिन सरकार कितनी प्रयासरत है, कितने दावे जमीनी हकीकत पर खरे उतर रहे हैं, राज्यवार जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने प्रयास जो है साकार हो रहे हैं। हमारे कई सहयोगी अलग अलग राज्यों से जमीनी रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अगर हरियाणा की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में कोरोना का जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ा है। कुल 21 जिले हरियाणा के कोरोना की चपेट में इस वक्त आ चुके हैं और मरीजों की संख्या की अगर बात करें, संक्रमितों की बात करें तो 626 ये संख्या जो है पहुंच चुकी है। हरियाणा के 21 जिले कोरोना की जद में आ चुके हैं और कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले जो हैं वो बात करें तो एक ही दिन के अंदर सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या इसके बाद अब 625 हो गई है। सब्जी विक्रेताओं को लेकर के सबसे ज्यादा प्रशासन जो है वो सतर्क है, क्योंकि जब से बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से सब्जी विक्रेताओं के सबसे बड़ी संख्या में संक्रमित होने की बात सामने आई थी, उसके बाद जो है प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट भी हो गया था। लेकिन ये संक्रमण जो है अब सब्जी मंडी से निकल कर और भी बाहर की ओर जो है अपना पैर पसार चुका है। ज्यादा जानकारी देंगे फतेहाबाद से हमारे सहयोगी अजय मेहता। अजय, आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा में और अब जो है ये संख्या पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो 3 से 4 दिन में डबल हो चुकी है। डबल ट्रिपल ये आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमितों का। तो फतेहाबाद में क्या अभी भी स्थिति पहले की जैसी बनी हुई है? मामले नए कितने सामने आए या नहीं आए? कायनात, देखिए, अगर हम कोरोना की मामलों की बात करते हैं तो पिछले 3-4 दिन के अंदर फतेहाबाद के अंदर लगभग 6 मामले एक्टिव सामने आ चुके हैं। 4 मामले वो थे जो नांदेड़ साहब से लौटे थे और उनकी जब स्क्रीनिंग की गई और जब सैंपलिंग की गई थी उसके बाद 4 लोग, जिसमें एक महिला शामिल थी, वो पॉजिटिव आए थे। फिर एक जो है 2 दिन पहले दिल्ली से एक छात्रा, सीए की छात्रा है जो वहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, वो वापस लौटी तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और कल एक व्यक्ति और है जो वो भी महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब से लौटा है, उसको भी जो है पॉजिटिव मिला है। वो भी अब कुल जो फतेहाबाद के अंदर एक्टिव मामलों की बात करते हैं तो 6 एक्टिव मामले हो चुके हैं। यही कहना जो एक सप्ताह पूर्व फतेहाबाद को हम आपस में जब लोगों को बता रहे थे कि प्रदेश का क्या हाल है, तो फतेहाबाद को हम लक्की मान रहे थे कि फतेहाबाद में कोई भी मामला सामने नहीं आया था 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन एकदम से 3 दिन के अंदर 7 मामले जब सामने आ चुके हैं तो लोग के अंदर एक खौफ भी है और एक डर भी पैदा हो गया कि अब जो सबसे सिक्योर माने जाने वाला जिला था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो कोरोना अपना प्रभाव दिखाता नजर आ रहा है। कायनात, अजय, जैसे यहाँ पर ये 6 मामले आपने बताया कि अब एक्टिव हैं फतेहाबाद के अंदर, प्रशासन जो है अब इसको लेकर कैसे काम कर रहा है? कितने इलाकों को जो है रेड जोन में या फिर कंटेनमेंट में क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है? काइनात, देखिए, फतेहाबाद के अगर अभी हालातों की बात की जाए तो इतने हालात नहीं बिगड़े हैं कि रेड जोन में डाला जाए। लेकिन इतना है कि जहां जहां मामले सामने आए हैं, जैसे जो मामले नांदेड़ साहब से लौटे थे लोग, उनको पॉजिटिव मिले हैं, वो रतिया इलाके के अंदर है। वहाँ कंटेनमेंट जोन लगभग 2 किलोमीटर का है और बफर जोन है, उनको घोषित कर दिया है। साथ ही एक और इलाका है हमारे फतेहाबाद का वट्टू कला, जहाँ वो छात्रा दिल्ली से पढ़ाई करके लौटी थी, उसको भी उसके आसपास का एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उस कंटेनमेंट जोन के अंदर जितने भी घर हैं और साथ ही हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, तमाम जो है वो सील कर दिए हैं और प्रशासनिक के अगले आदेशों तक वहाँ किसी प्रकार की जो है मूवमेंट प्रतिबंधित कर दी गई है। जी बिल्कुल। जो जरूरी सामान है उनकी अगर आवाजाही की बात करें, सप्लाई की बात करें तो वो किस तरीके से हो रही है फतेहाबाद के अंदर? कितने एरिया आप देख रहे हैं कि जो फतेहाबाद से लगते हुए बॉर्डर्स हैं उनको सील किया गया है प्रशासन की ओर से? दूसरा ये भी कि अभी मजदूरों की मूवमेंट भी काफी देखी जा रही है, तो फतेहाबाद में कितने मजदूर आए हैं और कितने यहाँ से गए हैं?
कायनात देखिए, अगर हम बॉर्डर के बात करें, फतेहाबाद को दो तरफ से, एक तरफ से राजस्थान, दूसरी तरफ से पंजाब की सीमाएं लगती हैं। दोनों बॉर्डर्स को ना पूरी तरह से सील किया गया है और वहां पर जो है फोर्स डिप्लॉय की गई है ताकि किसी प्रकार की आवाजाही वहां ना हो पाए। साथ ही जो एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ निर्बाध रूप से मिल रही हैं, दुकानें जो हैं खोल दी गई हैं और एक रोस्टर बनाया गया है कि किस कैटेगरी की शॉप्स कब खुलेंगी। अल्टरनेट डेज भी रखे गए हैं, एक दुकान जो है सोमवार खुलेगी तो दूसरी मंगलवार खुलेगी। इसी प्रकार से जो व्यवस्था बनाने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया गया है। और कायनात, जो आप अभी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन किस तरह से ले रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर प्रशासन ने जो है स्क्रीनिंग का काम तेज कर दिया है। जो रैपिड टेस्ट किट थी, जो अभी अभी जो है प्रशासन को मिली है, 600 के आसपास किट्स हैं, उसके साथ जो है लोगों की टेस्टिंग भी शुरू की गई है। एक साथ में एक मोबाइल वैन भी लगाई गई है जो लोगों के बीच में जाकर के उनकी टेस्टिंग करेगी। अभी तक जो फतेहाबाद के अंदर मजदूरों की व्यवस्था बात की जाए तो लगभग 400 से अधिक मजदूर जो हैं फतेहाबाद में लौटे हैं, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है और उनकी देखरेख की जा रही है। कायनात, अजय, जैसा आपने बताया कि टेस्टिंग का काम जो है वो तेज हो गया है, एक मोबाइल वैन भी यहाँ पर जो है वो फतेहाबाद के अंदर घूम रही है, तो अभी तक कितने लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं और जांच जो है वो अभी तक कहाँ तक पहुंची है? कायनात, अभी तक कुल सैंपलों की बात की जाए तो लगभग 2500 के आसपास जो है वो सैंपल लिए गए हैं। और उसके बाद जो लगभग 300 के आसपास जो सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है, जबकि बाकी सैंपल जो है और रिपोर्ट आ चुकी है। जी जी, अजय बने रहिए, आगे भी आपसे इस पर मैं जानकारी लूंगी। इस वक्त हमारे साथ में आर के शर्मा भी हमारे ब्यूरो जुड़ गए हैं राजस्थान से। आर के, सबसे पहले तो ये बताएं कि राजस्थान में आप कहां से इस वक्त जो है जानकारी हमसे साझा करने वाले हैं, और स्थिति की बात करें तो अभी किस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है? कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 9 बजे तक 26 नए केस पॉजिटिव कोरोना पाए गए हैं राजस्थान में। ओवरऑल राजस्थान की जो कोविड-19 है वो पहुंच गई है 3453। और सबसे बड़ी बात, मेरा खुशखबरी ये है राजस्थान के लिए, 3453 तो केस हो चुके हैं, उनमें से 1905 वो रिकवर हो चुके हैं और 1523 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। अब बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। लॉकडाउन थर्ड जो फेज है, आर के ये बताइए, इस वक्त आप कहां से ये जो आंकड़े हैं हमसे साझा कर रहे हैं, कहां पर जो अभी आपने बताया कि एक्टिव केसेस मिले हैं, कहां पर मिले? ये जयपुर में मिले 6, आपके भीलवाड़ा में 1 जी, कोटा में है 2, झालावाड़ में 6। इस प्रकार के 26 केसेज है जो ओवरऑल राजस्थान 26 केसेज नए पॉजिटिव पाए गए हैं राजस्थान में। सुबह 9 बजे का ये आंकड़ा है। जी कायनात, तो 26 केस आप बता रहे हैं। अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो कितने लोग अभी तक इससे जान गंवा चुके हैं, और राजस्थान भर में अभी तक केसेस की पूरे कितनी एक्टिव केसेस हैं? 100 केसेज 100 पार कर चुके हैं जो डेथ केसेज है, मौत के आंकड़े। मगर ये जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये है कायनात, मैं बता चाहूंगा 1903 केसेस रिकवर हो चुके हैं राजस्थान में। मतलब 3453 से आधी संख्या रिकवर हो चुके हैं। 1523 वो घर में डिस्चार्ज कर दिया गया है। बस प्रशासन की एक लापरवाही है। थर्ड फेज जो थी लॉकडाउन की, उसमें बहुत कटौती कर दी गई है। यहाँ लॉकडाउन कहीं नजर नहीं आ रहा, दुकानें बंद है, मॉलें बंद है, गाड़ी की आवाजें चल रही है। पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। सिस्टम को कहीं न कहीं कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना कोरोना कोविड-19 है, इसको रोकथाम की बहुत बड़ी इनकी जवाबदेही है। जयपुर का जैसे जो है वो ये ग्राफ सामने आ रहा था कि यहाँ पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैला है और स्थिति काफी भयावह हो गई थी, लेकिन अभी जो आपने यहाँ पर जानकारी दी वो कह सकते हैं कि राहत भरी हो सकती है। तो अभी प्रशासन जो है किस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को आगे लेकर बढ़ रहा है, क्या इंतजाम किए गए हैं? जो रेड जोन की बात करें और कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कितने हैं जयपुर के अंदर अभी? बिल्कुल कहना बता जाऊंगा, कंटेनमेंट जोन और रेड जोन जो है वो जयपुर के रामगढ़ 4 दीवारी इलाके को मेन कंटेनमेंट और रेड जोन घोषित कर रखा है। उसके अलावा जोधपुर, कोटा, टोंक, मतलब करीबन 8 जो रेड जोन है राजस्थान में। ओवरऑल जो रेड जोन कर रखा है, कंटेनमेंट जो जोन है वो जोधपुर, कोटा और जयपुर। जयपुर के 8 जो जगह है एरिया, उनको मतलब देख के उनको सील कर दिया गया है। हाँ। वहाँ बिल्कुल जो केसेस है बिल्कुल थम से गए हैं।
बाकी जयपुर के अदर पार्ट में वहां एक दो करके वो नए आ रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं सरकार के साथ जनता की भी जवाबदेही है। जब अपन दारू की बात करते हैं, आज मैं सबसे बड़ी दुख की बात है, कल भी मैं वाइन शॉप के वहां गया था, हजार संख्या में लोग दारू के लिए उमड़ पड़े थे। जब जमात की बात आई थी, जब जमात के लोग इकट्ठा हुए थे जी, ठीक है, उस समय लोगों ने बहुत वो हा हुल्ला किए थे। मगर जब दारू वाइन शॉप खुली गई थी, लाखों संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। वो एक कैरियर है। क्या आपने ये शराब के ठेकों की बात की, यहाँ पर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए देखा, सुरक्षा जो यहाँ पर उपाय अपनाने की बात की गई है, उनको आपने देखा कि लोग किस तरह से उन्हें फॉलो कर रहे हैं? कहना बिल्कुल फर्स्ट डे जैसे इनको ओपन करने की कोशिश की थी, वहां लाखों हजार संख्या में लोग उमड़ पड़े, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। नेक्स्ट डे जब हम वहां सर्वे किए तो वहां बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी। मगर पुलिस की जो बात है, 4-5 पुलिस वो लगे हुए थे। एक थाना में 18 पुलिस होते हैं, अगर 4-5 पुलिस वहां अगर उनको ड्यूटी दी जाए तो बाकी कैसे क्या करेंगे, एरिया की कैसे संभालेंगे? पुलिस की इसकी बिल्कुल लापरवाही नहीं है। पुलिस बिल्कुल अपने काम बढ़िया से कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं गलती सरकार की थी। वाइन शॉप के द्वारा जीडीपी ग्रोथ नहीं हो सकती, कायनात कभी नहीं हो सकती। अगर उनको वाइन शॉप खोलना ही था, होम डिलीवरी करते। मगर आज जो स्थिति है वो वाइन शॉप के द्वारा ये कैरियर है। तो क्या इस संबंध में सरकार कुछ आगे जो है वो रूपरेखा तैयार कर रही है कि ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो उल्लंघन ना हो शराब के ठेकों के बाहर? क्योंकि शराब के ठेकों को चलाना भी कहे तो राज्य सरकार की मजबूरी हो चुकी है रेवेन्यू गेन करने के लिए। तो अपनी पॉलिसी को चेंज क्या करेगी सरकार? इस संबंध में कुछ आगे चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है? कहना मैं आपकी बात सहमत नहीं हूँ। वाइन शॉप के द्वारा, वाइन फैक्ट्री के द्वारा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो कर रहे हैं, वाइन शॉप खोली गई थी मार्च महीने में, हर साल मार्च महीने में नए टेंडर होते हैं, इसमें कई लोग लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं। उनको सहूलियत देने के लिए इन्होंने वाइन शॉप खोली गई थी। जीडीपी वाइन शॉप के द्वारा नहीं बढ़ सकती, कभी भी नहीं, भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में नहीं। और बात करें जी डिस्टेंस बनाने की, बिल्कुल सरकार ने हिदायत दे रखी है सख्ती से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। हैंड सैनिटाइजर की उन्होंने कह रखी है, जो वाइन शॉप के ओनर है उनको बोल रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, वाइन शॉप में सिर्फ 1 या 2 बोतल दी जाएगी और डिस्टेंस मेंटेन अगर नहीं होगी तो सरकार ने वार्न कर रखी है, वाइन शॉप वापस बंद कर दी जाएगी। शायद अभी तक कल जब रात को मीटिंग हुई थी आबकारी आयुक्त के साथ सरकार की, उन्होंने सख्त हिदायत दी है, जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी शायद आज मेरे को लगता है कि वाइन शॉप नहीं खुलेगी। ठीक है ना? यानी आज के लिए ये अपडेट है कि अभी जो है शराब की दुकान खोलने या ना खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं पहुंचा है। बिल्कुल कायनात, आज शायद कहीं न कहीं कल जब बात शिकायत पहुंची थी सरकार के पास, सरकार ने हिदायत दी है आबकारी आयुक्त को कि जब तक डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो और सही ढंग से सैनिटाइजर का यूज नहीं किया जाए, डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो, तब तक आदेश तक आज शायद संभावना ये है कि वाइन शॉप खुलने की बहुत कम चांसेस है। जी कायनात। आरके, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, राजस्थान की 31 जिलों में जैसे यहाँ पर जोन वाइज ये भी बांट दिया गया था कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, तो कितने अभी जिले आप देख रहे हैं रेड में है, ऑरेंज में है या ग्रीन में है? और जब से ये नियम लागू किया गया, क्या कुछ आपने देखा कि बदलाव हुआ है? ये संख्या घटी है जोन की, ऑरेंज की या रेड की या ग्रीन की, या इसमें स्थिरता आई है? कायनात सबसे बड़ी दुर्भाग्य माने या सैड माने राजस्थान के लिए, सेकंड पार्ट जब आपके लॉकडाउन की घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने, मैं उस समय चित्तौड़ था, वहां एक भी केस नहीं थे। सेकंड पार्ट में एक भी चित्तौड़ में केस नहीं थे। सेकंड पार्ट शुरू होने के बाद एक सज्जन को, नीमच से तहसील है चित्तौड़ में, उनको परमिशन दी गई इंदौर जाने के लिए, वो व्यापारी से सोने के। वो जब नीमच से इंदौर गए, वहां से वो कोविड-19 लेके आए थे और आज ये दशा है चित्तौड़ की, वहां 111 आंकड़ा पार कर चुका है। ये कहीं ना कहीं सरकार की अधिकारियों की लापरवाही है, जिसके खामियाजा पूरे राजस्थान ये भुगत रहा है अभी। तो इसमें सरकार को कहीं ना कहीं आज 33 जिले हैं राजस्थान में, जिनमें 21 जिले कवर हो चुके हैं कोविड-19 में। तो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही है, सरकार की लापरवाही है, वाहवाही बढ़ोतरी रह रही है। जब सेकंड पार्ट फेज थे, धौलपुर, सीकर, ऐसे कई जिले थे, वहां एक भी केस नहीं थे। आप देखो 3 दिन पहले जालौर में एक भी केस नहीं थे, ग्रीन जोन थी वो, अचानक आज संख्या 10 के पार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही है, अधिकारी को जवाबदेही है,
टेस्टिंग की अगर बात करें आरके, टेस्टिंग के हिसाब से कितनी तेजी से जो है सरकार कदम उठा रही है? अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं? और जहां जहां जो डेंजर जोन ज्यादा जहां पर है, वहां कितना टेस्ट हुआ है अभी तक? ओवरऑल अगर अपन बात करें राजस्थान की, करीबन 5 लाख के ऊपर टेस्टिंग हो चुकी है। रेड जोन पे खास तौर निगरानी है सरकार की, वहाँ हर घर में टेस्टिंग हो रही है। और वहां से जो ये जो केसेस निकल के आ रहे हैं, ये टेस्टिंग के द्वारा निकल के आ रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि निकल के, ये टेस्टिंग के जो गवर्नमेंट के जो टेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा निकल के आ रहे हैं। और कई जो पेशेंट है वो घरों में कैद है, वो अपने आप को कैद कर रखे, वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, अभी और आएगी कमिंग डेज में। कहना जो पेशेंट है वो घरों में कैद है, वो अपने आप को सोच रखे हैं कि कुछ नहीं होगा, राम जी है, अल्लाह है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ये ऐसे करियर कर रहे हैं घरों पे। जी कहना आरके, यहाँ पर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग जो है उसने अपनी व्यवस्थाओं को कितना मजबूत किया है, चुस्त दुरुस्त किया है? अस्पतालों की संख्या कितनी अभी है, या कितने और नए अस्पताल जो है बनाए गए हैं कोविड के, और मरीज उपचार अधीन कितने हैं उनमें? कहना ओवरऑल मैंने आपको कहा, राजस्थान में 3453 नए केसेस अभी आज तक आ चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। पूरे राजस्थान में हर जिले में 3-4 अस्पतालों को वो कर रखा है इन्होंने क्वारंटाइन के लिए। और जो पेशेंट कोविड-19 आए हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कहीं कोई कटौती नहीं है। सरकार पूरी प्रयास कर रही है। वेंटिलेटर की कमी नहीं है, टेस्ट किट की कमी नहीं है। कमी अगर है कहीं न कहीं जनता की है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो खुल के नहीं आ रहे हैं और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सरकार को। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार लगी हुई है, सुबह शाम लगी हुई है जनता को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। मगर तो लोगों को बाहर लाने के लिए सरकार या प्रशासन जो है किस तरीके से अभी आगे कदम उठाने वाले हैं, और आगे हालात जो है उस पर किस तरह की नजर सरकार और प्रशासन ने बना रखी है, इस पर मैं आपसे ज्यादा जानकारी लूंगी। बने रहिए आप हमारे साथ में। आरके, अजय मेहता का रुख करते हैं, फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा अभी शराब के ठेकों को लेकर बात हो रही थी, इनका कई लोगों ने विरोध भी किया है शराब के ठेकों को खोले जाने का। तो कई जगह पर यहाँ पर अगर खासकर हरियाणा की बात करें तो ठेकों में शराब ही नहीं दिखी है। जो लोग यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे थे उन्होंने ये शिकायत भी की कि वो पहुंचे तो जरूर शराब की दुकान पर, लेकिन शराब ही उन्हें नहीं मिली है। तो फतेहाबाद में आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह की तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, और व्यवस्थाएं जो है शराब के ठेकों के बाहर कैसी की गई हैं? कायनात, देखिए, अगर हम फतेहाबाद की बात करते हैं तो फतेहाबाद के अंदर जो शराब के ठेके हैं अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह सामने ये आ रही है कि जो वेंडर्स थे और जो ठेकेदार थे उनके पास अभी फिलहाल पर्याप्त स्टॉक ही नहीं है जिससे कि वो मार्केट के अंदर वो मुहैया करवा सके। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं के जो व्यवस्थाएं जो जिस प्रकार के गाइडलाइंस सरकार की ओर से दी गई हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बैरिकेडिंग की गई है जो शराब के ठेके हैं, शराब की दुकानें हैं उनके चारों ओर। साथ ही वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन के लिए जो जितना भी सामान है वो भी वहाँ रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यहाँ आती है सोशल डिस्टेंसिंग की, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अभी हालांकि ये भी पता है कि शराब के ठेकों पर शराब नहीं है, लेकिन शाम तक लोग वहाँ उमड़ते हैं, लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, शराब मुहैया करवा हो किसी तरह से, ऐसी जो है कवायद में लगे रहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा जो हुजूम जैसा दिल्ली में या और बड़े शहरों में देखने को मिला था, ऐसा यहाँ नहीं देखने को मिला है। कायनात जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। हेमंत जमन हमारे साथ राजस्थान के अलवर से जुड़ गए हैं। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि अलवर की स्थिति की अगर बात करें, पिछले 3 से 4 दिन के दौरान आपने कितना इसमें सुधार देखा है, या कितना आप देख रहे हैं कि और हालात बेकाबू हुए? देखिए कायनात, अगर कोरोना को चलते जो हालात हैं अलवर के वो लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। जो स्थिति सामने है उसमें सबसे बड़ी बात है कि अलवर के जो इलाके हैं यहाँ से अधिकांश रूप से जो सब्जी है वो दिल्ली या जयपुर जब भेजी जाती है, बेची जाती है। जो व्यापारी हैं वो सब्जी का व्यापार काफी करते हैं, और अब तक पिछले 3-4 दिनों में जो 5-7 मामले आए हैं वो सभी सब्जी विक्रेताओं के हैं, और उनके द्वारा ही कनेक्शन करके दूसरे लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। आज भी एक पॉजिटिव आया है। अब टोटल यहाँ पर एक्टिव जो केस है वो 12 है, 1 डेथ हो चुकी है और 6 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, 6 रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर टोटल 19 अब तक मामले यहाँ पॉजिटिव सामने आए थे। जी कहना
तो कितने क्षेत्र यहाँ पर हॉटस्पॉट में रखे गए हैं या बफर जोन के अंदर रखे गए हैं, और रेड जोन कितने हैं? देखिए, रेड जोन की बात करें तो रेड जोन का एक क्राइटेरिया होता है कि जब 15 पॉजिटिव एक्टिव केस आपके होते हैं तो उसके बाद जिले को रेड जोन की श्रेणी में डाला जाता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 12 एक्टिव केस हैं, रेड जोन की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी सभी जो लोग हैं वो बड़े एक फौरी तौर पे उसको एक बड़ी नजर बनाए हुए हैं। जहां भी ऐसी सूचनाएं आ रही है तुरंत प्रशासन वहां पर जाकर पहुंच रहा है। और अभी रात को ही जिला कलेक्टर ने एक डिसीजन लिया है कि अलवर जिले के जो भी व्यापारी हैं जो बाहर सब्जी ले जाते हैं जी, उनको वहां पर बैन किया गया है। वहां से अब यहाँ से सब्जी कहीं दिल्ली नहीं जाएगी, कहीं जयपुर नहीं जाएगी, किसी जगह नहीं जाएगी। जो भी लोग व्यापारी है वो अपना यहीं पे धंधा करेंगे, क्योंकि अब तक जो पिछले 7 केस आए हैं वो लगभग उन्हीं लोगों के हैं जो ऐसे लोग हैं जो सब्जी का काम करते हैं या फिर दूर जाकर के मूवमेंट करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जी कहना जो जरूरी यहाँ पर चीजें हैं, जरूरत की चीजें, उनकी सप्लाई यहाँ से तो रोक दी गई है, लेकिन क्या बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर आने पर कोई पाबंदी लगा दी गई है? देखिए, ये तो ओवरऑल डिसीजन हुआ है पूरे राजस्थान में ही। और देर रात वहां पर जो मुख्य सचिव है डीबी गुप्ता, उन्होंने एक डिसीजन लिया था, सभी उनकी बैठक करी थी और बैठक करके डिसीजन लिया गया कि जो भी लोग राजस्थान के वो राजस्थान में रहेंगे, बाहरी राज्यों से कोई भी ना तो प्रवेश करेगा ना ही राजस्थान का व्यक्ति कहीं बाहर जाएगा। तो ये डिसीजन पूरे राजस्थान में लिया जा चुका तो है। क्या हर तरह के लोगों को जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के लिए डिसीजन है, या फिर जो लोग दूसरे कुछ पेशों से, या फिर जो दूसरे लोग किसी जरूरी काम से या फिर अपने घर वापस लौट रहे हैं, उनके लिए भी ये जो है ये मान्य रहेंगे आदेश? देखिए, ऐसे लोग कई केस सामने आए हैं कायनात। हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में कि कई लोग ऐसे हैं जो बाहर दूसरे राज्यों से राजस्थान में आना चाहते हैं, लेकिन जो भी जिले हैं, जैसे अलवर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग बाहर दूसरे राज्यों से आना चाहते हैं, लेकिन जब उन लोगों ने संपर्क किया तो जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक राजस्थान के उच्च अधिकारी हमें यहाँ इन्विट नहीं करते हैं या फिर कोई बड़ा अधिकारी कहीं से नहीं आता तब तक हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट ही सबसे बड़ा सिरदर्द है। और कोरोना के जो पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वो बाहर से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन करके आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है उस पर एकदम से काम नहीं हो पाता है। प्रशासन को बड़ा होमवर्क करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं एक जो पॉजिटिव केस है उसके सराउंडिंग में वो कहाँ किससे मिला, किससे संपर्क में आया, उसने कहाँ टच किया, किससे क्या जाने, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री पकड़ने में बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ प्रशासन को हो रही है। जी, जैसा आप यहाँ बता रहे हैं कि प्रशासन जो है किस तरीके की दिक्कतों से जूझ रहा है, लेकिन इस दिक्कत का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ टेस्टिंग एक नजर आता है। क्या टेस्टिंग को लेकर भी इतनी ही तेजी के साथ काम किया जा रहा है जितनी कड़े फैसले दूसरे मामलों में प्रशासन ले रहा है? देखिए, टेस्टिंग की बात करें तो ओवरऑल पूरे राजस्थान में जो चीज है, हमें पिछली रिपोर्ट्स में भी हमने बताया था कि जो मदद है केंद्र सरकार से राज्य सरकार मदद चाह रही है टेस्टिंग्स को लेकर के, कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर के, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के, ये सब की जरूरतें हैं, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सीमित संसाधनों के थ्रू अभी टेस्टिंग हो रही है। जो हमारी जो रिपोर्ट है तो उसके यहाँ पर जो टेस्टिंग का दायरा है वो अभी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। और जो टेस्टिंग का दायरा बढ़ेगा तो संभव से लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव की संख्या भी बाहर सामने निकल के आएगी। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे हेमंत कि जिस तरह से उद्योगों को शुरू करने की बात हुई थी कुछ शर्तों के साथ में, नियमों के साथ में, तो राजस्थान में या अलवर की बात करें तो अलवर में अभी कितनी आप देख रहे हैं कि उद्योग शुरू हो गए हैं? दूसरा एक जो बात है मजदूरों के पलायन को लेकर, क्या मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है तो कितने अभी तक यहाँ से दूसरे राज्यों में पहुंच चुके हैं और अभी अलवर में कितने आ चुके हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था की धुरी है मजदूर, उद्योग। जब तक उद्योग नहीं चलेगा, काम धंधे नहीं चलेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे रन करेगी? सबसे बड़ी बात है उद्योगों को चलाने के लिए जो डिसीजन तो लिया गया है, लेकिन जो मजदूर है वो लगातार पलायन कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज में मजदूर यहीं पर थे, उन्हें आशा थी कि कहीं ना कहीं कुछ रुकावट होगी और ये कोविड-19 जो कोरोना रुक जाएगा, लेकिन थर्ड फेज का ऐलान होते ही यहाँ पर मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। अब तक लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर मजदूरों ने यहाँ से पलायन करने के लिए फॉर्म किए, पंजीयन किया है। जिला का स्तर पर यह व्यवस्थाएं की गई है कि जो लोग अन्य राज्यों से बाहर आना, राजस्थान में अलवर में आना चाहते हैं, उनकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ से जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब आके इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें
तो यहाँ पर भिवाड़ी में, आपका MIA में, नीमराणा, ये जो एरिया है यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन वहां से लगातार मूवमेंट उनका मजदूरों का हो रहा है। अभी भी हमने सुबह भी कुछ देखे हैं, करीब 30 से 40 मजदूर बावल से चल करके सीधा यहाँ पर हरदोई जाना चाहते हैं यूपी के। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है कि किस तरह से हेमंत मैं एक बात यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार जब यहाँ पर तमाम तरह के वायदे भी कर रही है, दावा भी कर रही है कि जो साधन है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, चाहे ट्रेन के जरिए मजदूरों को भेजा जाए या फिर बस सेवा के जरिए, लेकिन उसके बावजूद मजदूर जो है पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने जैसा आपने कहा कि आपने कुछ मजदूरों को चलते हुए देखा जो लंबा एक सफर तय करके आए थे, तो उनसे बात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्यों वो इस तरह से पैदल चलते जा रहे हैं? देखिए कायनात, एक सबसे बड़ी मैं बात बता दूं, मानवता की बात भी कहें तो इसको ज्यादा बेटर रहेगा। मैं सीधा सीधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन लोगों ने बड़े लोगों को, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को फ्लाइट से लाने की व्यवस्था करी फ्री में, जैसे कि लगातार दूसरी पार्टियां भी, विपक्ष भी केंद्र पर आरोप लगा रहा है कि वो जो बाहर से लोग लाए गए उनको फ्लाइट से लाया गया, लेकिन जो मजदूर है उस मजदूर के लिए यहाँ पर ना तो केंद्र सरकार के पास व्यवस्था है न राज्य सरकार के पास व्यवस्था है। अभी सुबह भी मैंने श्रम मंत्री टीकाराम जूली से बात करी थी, करीब 30-40 मजदूर से जो बावल से चल के हरदोई जाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए उनके पास यही था कि अभी कर रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था राज्य सरकार के पास नहीं है, क्योंकि मजदूर है बेचारे, छोटे छोटे बच्चों के साथ होते हैं, महिलाएं होती है, बुजुर्ग होते हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है उनकी, तो वो लोग इतनी दूर चल के 100-100, 200, 500 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद वो अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार को व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल हेमंत आपसे कि जैसा आपने बताया कि सीमाएं जो है वो भी सील कर दी गई हैं, बाहरी राज्यों से आने वाले और या जिले से दूसरे राज्य में जाने वाले, जो चाहे सब्जी विक्रेता हो या दूसरे कोई भी पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, पूरी तरीके से पाबंदी है। अगर ये मजदूर पैदल इस तरीके से पलायन कर रहे हैं तो क्या इनको लेकर के भी जो पुलिस प्रशासन है वो सख्ती बरत रहा है या फिर इन्हें आराम से गुजरने दिया जा रहा है? देखिए, व्यवस्थाएं की बात करें तो पुलिस प्रशासन के पास एक विवेक नाम की चीज होती है, और वो जरूरी नहीं है कि हर एक पुलिसकर्मी उस चीज को अपनाए। जी, ये विवेक जो है वो विवेक उनके पास, कई लोगों के पास होता है। कोई चीज को अलग तरह से हैंडल करते हैं, कोई लोग अलग तरह से हैंडल करते हैं। कई लोग इस भीड़ को देख करके बिफर जाते हैं क्योंकि उस इलाके में कैसे प्रवेश किया। कई लोग मानवता के नाते, पुलिस ऐसी नहीं कि पुलिस सभी बुरी है, पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी है, पुलिस लगातार ऐसे प्रयास भी कर रही है। और इस कोरोना के दौरान पुलिस कर्मियों को ज्यादा सम्मान मिला। मैं कहूंगा कि ओवरऑल अब तक ज्यादा पुलिस कर्मियों को जो सम्मान मिला है वो इस कोविड-19 के दौरान मिला है, क्योंकि मानवता का एक चेहरा उनका भी सामने आया। उन्होंने भी अपने थाना स्तर से लेकर के, चौकी स्तर से लेकर के, और इवन DG साहब के निर्देश पर जो ये व्यवस्थाएं की है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भागीदारी बनती है। लेकिन कई जगह ऐसी भी बातें सामने आई है कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा गलत व्यवहार भी किया गया, मजदूरों के साथ, पलायनकर्ताओं के साथ, इवन ऐसे लोगों के साथ जो जरूरी काम से जा रहे थे। तो एक बड़ा चेहरा है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, संवेदना की बात है, मजदूरों के लिए व्यवस्था ना तो केंद्र सरकार के पास है ना। बिल्कुल, इस वक्त इस कोरोना दौर में अगर सबसे बुरे दौर से कोई गुजर रहा है तो वो हमारे मजदूर हैं, जिन्होंने व्यवस्था को एक तरीके से उसको तेजी के साथ अर्थव्यवस्था को चलाने में पूरी तरीके से योगदान तो दिया, उसे मजबूत भी किया, लेकिन आज जब जरूरत उनको आन पड़ी है तो कोई उनके लिए आगे नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल, हमारे सहयोगी अनिल कुमार जींद से, हरियाणा की जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से हमारे ब्यूरो RK शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करती हूं। RK, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मजदूरों को लेकर जिस तरह से हमने सवाल किया हेमंत से कि मजदूर जिस तरह से लगातार मजबूर होकर के पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, तो राजस्थान सरकार उनके लिए अभी तक क्या कुछ कर पाई है? कितनी ट्रेनें चलवाई गई हैं सरकार की ओर से, या कितनी बसों की व्यवस्था की गई है, और कितने मजदूरों को उनके घर अभी तक पहुंचाया जा सका है? ये जो मजदूर अभी रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, ये क्वारंटाइन के ज्यादातर मजदूर है। आउट ऑफ 100 70% जो मजदूर है वो क्वारंटाइन में थे, उनकी व्यवस्था सरकार ने नहीं करी है और वो पैदल मार्च रहे थे। मैं जब आज घर से निकल रहा था, सैकड़ों तादाद पे लोग पैदल जा रहे थे इस धूप में, कड़ी धूप में, जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस वो धूप है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इनकी आगे मदद करनी चाहिए, इनके लिए बसेस प्रोवाइड करनी चाहिए। मगर सरकार
आंख मूंद के बैठी हुई है। अभी हाल ही में मेरे सहयोगी हेमंत ने बताया, बिल्कुल जो सही बताया था कि पैसे वालों के लिए फ्लाइट के द्वारा बाहर देशों से यहाँ लाया जा सकता है। इनके लिए जो मजदूर है, प्रवासी अपने मजदूर है, प्रवासी मजदूर हो या राजस्थान के मजदूर है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो पैदल मार्च कर रहे हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। ये बहुत दुखदाई है देश के लिए, समाज के लिए। अशोक गहलोत को आर आगे के, अभी आके तक आप भी देख चुके होंगे कई मजदूरों को पैदल चलकर जाते हुए अपनी राह की और वो बिल्कुल एक सुत बांधकर चलते जा रहे हैं। तो क्या ये मजबूरी आपने जानने की कोशिश की उनकी कि जब सरकार यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्था करने की बात कर रही है, पैसा भी टिकट का देने की बात कर रही है, तो फिर वो इस तरह से क्यों मजबूर हो रहे हैं अपनी राह और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए? जी कायनात, मैं एक या ज्यादा से बात नहीं कर पाया, मैं एक या दो से बात करी। मेरे को जिससे बात हुई उन्होंने कहा हम जब आए थे हमें यहाँ क्वारंटाइन कर दिए गए थे 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद वो बोला आप घर जा सकते हो। मैं घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, न उनकी जेब में पैसे थे, न खाने को कोई बिस्कुट के पैकेट थे या कोई खाने की सामग्री थे, पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। वो लाचार होके पैदल मार्च कर रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये बहुत दुखदाई है, दयनीय है। सरकार को आगे आके इनकी हेल्प करनी चाहिए, मगर सरकार इनकी बिल्कुल सूझबूझ नहीं ले रही है। वो चुपचाप अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं, वहां से निर्देश पालन जारी कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। सबसे बड़ी जो आपके जो दुखदाई है वो ये जो प्रवासी है जो पैदल मार्च कर रहे हैं अपने गाँव की तरफ, ये बहुत दुखदाई है, चिंता का विषय है। कई ऐसी खबरें भी हमने इस बीच सुनी थी कि पैदल मार्च करते हुए कुछ जो मजदूर थे उनकी मृत्यु तक हो गई। तो राजस्थान की अगर बात करें तो क्या यहाँ भी आपने कुछ इस तरह की घटना देखी कि घर जाने के लिए तो निकले थे लेकिन सफर जो है बीच रास्ते ही वो खत्म हो गया? फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कायनात, मगर अब जैसे गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर आपको ये खबर मिलने को मिल जाए कि 2, 4, 5, 10 लोग मजदूर जो प्रवासी मजदूर है जो अपने घर के तरफ रवाना हुए थे वो मर जाए। खाने के लिए कुछ नहीं है। आरके, क्या कोई एक आंकड़ा आप हमें बता सकते हैं कि कितने मजदूर इस वक्त जो है पलायन राजस्थान से कर रहे हैं, या सरकार के पास कोई आंकड़ा है इस तरह का कि उसे ये पता है कि कितने मजदूरों को उनके घर पहुंचाना है? जो और एक मैंने सवाल आपसे किया था कि जैसे स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं राज्य सरकारों की ओर से भी, रेलवे की तरफ से भी, तो यहाँ भी क्या कोई स्पेशल ट्रेन अभी तक आपने देखी जो मजदूरों को लेकर रवाना हुई? बिल्कुल मजदूरों के लिए रवाना नहीं हुई कहना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो बात सच्चाई है, इन्होंने ट्रेन शुरुआत की थी, वो कोटा जो स्टूडेंट है, जो बाहर के जो स्टेट के स्टूडेंट है, उनके लिए इन्होंने ये सुविधा प्राप्त की थी, कोटा से लेके बेगूसराय तक। और बेगूसराय में जो अपने प्रवासी जो राजस्थानी है उनको लाने के लिए, बाकी लेबर के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। न कोई ट्रेन की व्यवस्था है, न कोई आपके बसों के द्वारा है, न कोई प्राइवेट गाड़ियां है। ये बिल्कुल झूठ बात है। इन मजदूरों के लिए सरकार के लिए कुछ भी नहीं है, बस हाथ थामी बैठी है। ये जैसे मरे जिए पैदल घर तक पहुंचे उनकी इच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये घर तक पहुंचते भी है वहां भी इनको क्वारंटाइन रखा जाएगा। जिस जगह पे पहुंचेंगे वहां भी, मतलब यहाँ से क्वारंटीन होकर जा रहे हैं लेकिन फिर जिस जगह पहुंचेंगे वहां पे क्वारंटीन में रखा जाएगा। कैसी इनकी अभी व्यथा है और क्या किस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, इस पर मैं आपसे जरूर जानकारी लूंगी। अनिल कुमार का रुख करते हूँ, जींद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं हरियाणा के जींद से। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जींद का क्या हाल है, कितना देख रहे हैं कि हालात में सुधार हुआ है या फिर और ज्यादा बिगड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले 5-6 दिन के अंदर जींद के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव के जो मामले जो बढ़ रहे हैं वो काफी जो चिंता जो है प्रशासन की बढ़ा रहे हैं, लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। जींद के लिए गंभीर विषय जो है बन चुका है। फिलहाल भी अगर बात करूं, आज भी 3 कोरोना पॉजिटिव जो है केस सामने आए हैं। उनमें से जो कोरोना पॉजिटिव केस सामने है, एक कोरोना पॉजिटिव था जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग ले रहा था और वो अपने गाँव में लौटा था और जिला प्रशासन को उसके जो जिला प्रशासन उसके जो वहां से सैंपल लिए गए थे जो वहां पर पॉजिटिव मिला था। और जो पहली बार जींद के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ है कि किसी परिवार के अंदर यानी 4 सदस्य, एक ही परिवार के 4 सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिला प्रशासन ने उन सभी को वहां से लेकर के रोहतक पीजीआई में जो है रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा और उसके बाद उनके दोबारा फिर सैंपल लिए जाएंगे। फिर बाद में पता चलेगा कि उनकी जो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। फिलहाल अगर जींद के अंदर बात करें तो कुल कोरोना पॉजिटिव के मामले जो है वो 15 हैं, जो पिछले 6 दिन के अंदर निकल के आए हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे सतर्क है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरह से अपना जो तौर से सैंपल लेने का काम कर रही है, थर्मल स्कैनिंग कर रही है। अगर फिलहाल की बात करें तो एक दिन में करीब 300 के करीब जो सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम
टीम ले रही है। और जो कोरोना पॉजिटिव के युवक मिले हैं, उनके परिवार वाले हैं, जितने भी हैं, उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, उनके सैंपल जो है लिए जा रहे हैं। और जो संदिग्ध थोड़े लगता है, उसके लिए वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। और जहां जहां जो एरिया कंटेनमेंट एरिया जो घोषित किया हुआ है, वहां पर किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना अंदर वाले व्यक्ति को किसी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। और जो वहां के जो लोग रहते हैं, उनके लोगों की सुविधा के लिए जो आम जरा की जो जरूरतें हैं, वो प्रशासन द्वारा जो है पूरी तरह से मुहैया करवाई जा रही है। जी कायनात। अनिल, जैसे आपने बताया कि पिछले 6 से 7 रोज के अंदर जो है ये मामले सामने आए हैं। इतने वक्त से यहाँ पर जब लॉकडाउन के अरसे को हम देख रहे हैं, लॉकडाउन के बीच लोग अपने घरों में रहने के लिए जो है वो बाध्य हैं, लेकिन उस दौरान कोई केस नहीं आया है। अब केस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इस पीरियड के दौरान क्या आपने ये महसूस किया कि अब जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्ट्रैटेजी कुछ बदली है इस सबको फेस करने के लिए, इससे डील करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस टाइम पे पहली बार जब कोरोना पॉजिटिव केस मामला सामने आया था निडानी गांव के अंदर, उस टाइम पे पूरे जिले के अंदर, प्रशासन के अंदर भी हड़कंप मच गया था। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक पॉजिटिव केस आता है, उसी के साथी होता है, जो दोस्त होता है, वो कोरोना पॉजिटिव मिलता है। वो दोनों फिलहाल तो रात की खबर ये है कि दोनों के दोनों ठीक होके अपने घर पे जा चुके हैं, वो दोनों के दोनों। लेकिन जब उसके बाद 4 आंगनबाड़ी वर्कर और एक चक्की संचालक आया था, तो जो पॉजिटिव 6 के निकल के सामने आए थे, उनमें से क्या था कि जो 4 आंगनबाड़ी वर्कर थी, और जहां निडानी गांव के अंदर उन्होंने पूरी तरह से वहां पे सर्वे करना था, लोगों की थर्मल स्कैनिंग करनी थी, लोगों के अंदर वहां पे सैंपल लेने थे, उन्हीं के अंदर से वो 4 आंगनबाड़ी वर्कर जो है संक्रमित हो चुकी थी, जो फिलहाल भी वो पॉजिटिव के अंदर है, और जिनको पीजीआई रेफर जो है किया गया है। उसके बाद से फिर ये केस सामने निकल के आया। फिर उसके बाद अनाज मंडी के अंदर से जिस तरीके से खबरें पूरे हरियाणा से निकल के आ रही थी, दिल्ली से आने, आजाद नगर से आने वाली सब्जी से जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे थे, तो उस तरीके से जिला प्रशासन ने और व्यापारियों ने मिलकर के फैसला लिया कि जो दिल्ली से जो सब्जी आ रही है आजाद नगर से, उसको पूरी तरह से वहां से बंद कर दिया गया, और उस सब्जी को भी पूरी तरह आने नहीं दिया जा रहा था, उसको बंद कर दिया गया। और फिलहाल की अगर मैं बात बताना चाहूंगा कान्हा जी, कल ही प्रशासन ने फैसला ये किया है कि जहां पे अनाज मंडी के अंदर जो मासाखोर है, जो आड़ती है, जो व्यापारी है, उनके पूरी तरह से सैंपल लेना जो प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी शुरू कर दिए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी को, पुरानी सब्जी मंडी थे, उसको कुछ समय के लिए अस्थायी जगह पर जिंद एकलव्य स्टेडियम में जो है स्थगित कर दिया गया है, और उसके लिए टाइम भी निर्धारित किया है, सुबह 3 बजे से 10 बजे तक जो है सब्जी मंडी खुली जाएगी। जी कहना है। अनाज मंडियों को लेकर के भी क्या कोई इसी तरह का कदम उठाया है? जी कायनात, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पिल्लू खेड़ा के अंदर एक मुनीम और एक वहाँ पे उसका जो वर्कर था, जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले, तो जो अभी फिलहाल भी खानपुर के अंदर जो है एडमिट है, वो दोनों के दोनों, और उनकी दूसरा रिपोर्ट आनी बाकी है अभी फिलहाल। उसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग ने जो अनाज मंडी के अंदर आड़ती है, व्यापारी है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग, उनके टेस्ट जो सैंपल लेना जो है शुरू कर दिए थे, और अभी भी जो है सैंपल ले रहे हैं। कुछ की रिपोर्ट आ चुकी है। रात की खबर ये है कि करीब 152 के करीब जो रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका जो रिपोर्ट आ चुकी है वो नेगेटिव मिली है। ये बड़ी राहत की खबर है। और उसके साथ साथ टोटल टेस्टिंग की अगर बात करें, नंबर ऑफ टेस्टिंग कितना हो चुका है? जैसा आपने बताया कि 152 नेगेटिव जो है आ चुके हैं, लेकिन अगर ये जो आपने कहा कि टेस्टिंग को लेके तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं अधिकारी जो हैं, तो कितनी अभी तक टेस्टिंग पहुंच चुकी है और कितनी अभी रिपोर्ट्स के आने का इंतजार है? जी बिल्कुल, देखिए कानड़, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन के अंदर अगर शुरू से लेकर जब से कोरोना पॉजिटिव के व्यक्ति मिलने शुरू हुए थे, तब से पूरी तरह से सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया था। उस टाइम से लेकर के अब तक फिलहाल के 2200 के करीब जो जिला प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे टेस्ट लिए जा चुके हैं, और जिनके अंदर से 1800 के करीब की जो रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से जो 15 जो पॉजिटिव केस हैं, और जो अगर 15 के अंदर 2 और मिला दें, कुल एक्टिव केस तो 15 है, अगर 2 और मिला दे पॉजिटिव केस के अंदर 2 अपने पूरी तरह से स्वस्थ होकर वो घर पे जा चुके हैं। ठीक है जी। रिकवरी रेट यहाँ पर आप कैसे देखते हैं कि कितना रिकवरी रेट जो है वो कितना फीसद है? क्योंकि हरियाणा का रिकवरी रेट कम हुआ है, पहले 70% था, अब ये 40% हो गया है जैसे जैसे ये मामले बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कानड़, मैं आपको बताना था रिकवरी रेट के लिए, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरुआत में जिस तरीके से बड़ी राहत की खबर आ रही थी, जींद जिले को एक बार ग्रीन जोन में शामिल कर दिया गया था, उसके बाद एक अचानक यहाँ पे केस पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, उसको ऑरेंज जोन में जो शामिल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अभी फिलहाल भी जो जींद जिला वो ऑरेंज जोन के अंदर है। शुरू में जो आए थे, उसके जो दो पॉजिटिव केस जो आए थे, वो पूरी तरह से हो जा चुके हैं। उसके 10 दिन बाद अचानक आज के जो जींद के अंदर निकल के आते हैं, फिर
एक केस निकल के आता है, फिर 3 केस निकल के आते हैं, फिर आज फिर 3 केस निकल के आते हैं। इस तरीके से टोटल बात करें जिनके अंदर 15 एक्टिव जो केस हैं उनकी जो अभी दोबारा रिपोर्ट नहीं आई। इस प्रकार से अगर बात करें रिकवरी रेट के अंदर से तो कुल 17 कोरोना पॉजिटिव में से सिर्फ 2 ही जो है जो ठीक हो पाए हैं। बाकी की रिपोर्ट अनिल, जैसे आपने बताया कि 2200 के करीब जो है टेस्टिंग हो चुकी है, तो क्या सभी 2200 की रिपोर्ट आ चुकी है या उसमें अभी इंतजार है रिपोर्ट्स आने का? जी बिल्कुल, देखिए कायनात, मैं बताना चाहूंगा, अभी मैंने आपको बताया था कि 2200 के करीब जो है सैंपलिंग ले जा चुके हैं और उसके बाद में कुल 1800 के करीब जो है रिपोर्ट आ चुकी है। 18 समथिंग के कुछ रिपोर्ट आ चुकी है जिनकी मतलब राहत भरी खबर है। जो नेगेटिव मिली है और जो पॉजिटिव मिली है अभी फिलहाल का जो आंकड़ा है वो 15 का है। जी कायनात। जी अनिल, बने रहिए इस पर, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे कि प्रशासन जो है वो और किस तरीके से अपनी जो पॉलिसी है उसमें चेंज कर रहा है और किस तरह से नया एक जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है। गौरव गौड़ भी हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपकी तरफ आऊंगे लेकिन उससे पहले आरके शर्मा जो हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हैं राजस्थान से, उनका रुख करेंगे। आरके, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्वारंटीन सेंटर्स की अगर बात करें तो राजस्थान में अभी तक कितने क्वारंटीन सेंटर जो है एक्टिवली चल रहे हैं, कितने यहाँ पर लोगों को अभी रखा गया है, व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं? मैं आपको बता चाहूंगा, मैं आपको नंबर तो नहीं बोल सकता कितने हैं, हजारों संख्या में पूरा ऐसा मैं ओवरऑल बात करता हूँ, हजारों संख्या में क्वारंटाइन सेंटर है जिसमें नर्सिंग कॉलेज भी है, स्कूलें भी है, कॉलेजेस भी है। और जो क्वारंटाइन की जो वो है वो करीबन आप मान के चलो 1 लाख के ऊपर की संख्या में क्वारंटाइन जो लोग हैं उनको रखा गया। वहाँ पर उनकी व्यवस्था सही ढंग से की जा रही है और खान पान जितने भी है सब अच्छी तरह की जा रही है। आपने एक प्रश्न किया था मेरे को, अभी जो अस्पताल कितने हैं? जयपुर में 26 हॉस्पिटल है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है पूरे राजस्थान में उनको गवर्नमेंट ने हिदायत दे रखी है, उनको ये बोल रखा है कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट आएंगे उनकी सही ढंग से आप व्यवस्था करोगे, सही तरह की जांच करोगे, जो भी करो, अगर कहीं कटौती बरती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। यानी ये नई गाइडलाइन प्रशासन की ओर से जारी की गई है, सरकार की ओर से, या ये पहले से ही चली आ रही है जब से ये सब शुरू हुआ? बिल्कुल कहना, ये जो फर्स्ट फेज जब ये लॉकडाउन की घोषणा की थी उसके 15 दिन बाद ही रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने ये गाइडलाइन दी थी जितने प्राइवेट हॉस्पिटल उनको सबको ये अगर आप नहीं करोगे तो उनको अंडरटेक कर लेगी गवर्नमेंट। तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा ठीक है आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। फिलहाल जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है सब में कोविड-19 के पेशेंट तो है, उनकी वहाँ जांच की जाती है, उनकी रखने की, उनकी मेडिकल करने की पूरी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, राज्य सरकार ने शासन द्वारा। और कहीं अगर कोई कटौती बरती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन कराई जाएगी। ठीक है ना? मैं आपसे एक बात, अभी एक जो मेरे साथ एक यूपी के एक वो है सज्जन है, वो पिछले 3 महीने से यहाँ फंसे पड़े हैं जयपुर में। बिल्कुल, हम जरूर चाहेंगे आप उनसे बात कीजिए, जानिए कि कितनी ज्यादा इस वक्त इस दौरान जो है वो परेशानी उठा चुके हैं और कहां से हैं, कहां जाना चाहते हैं और क्या कोई व्यवस्था हो पाई है अभी तक? जी क्या आपका शुभ नाम? हर्ष नारायण है। तो हर्ष जी, आप यहाँ जयपुर में कितने दिन से? 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, तब से हम लोग अंदर ही बंद हैं, घर के अंदर जाने को नहीं मिल रहा है। बाद में मतलब जब तक हम लोग के आप कहाँ यूपी से बताए? आप? यूपी इलाहाबाद से। तो यहाँ अभी कोई व्यवस्था नहीं की सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार ने बोला था रजिस्ट्रेशन करा लो, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, पेंडिंग चल रहा है। हम लोग बहुत परेशान है, खाने पीने के लिए भी परेशानी हो रही है क्योंकि जब तक पैसे थे हम लोग खाए। तो सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की आपको? सरकार के द्वारा बहुत प्रयास करने पर फोन तो लगता नहीं है। एक बार बड़ी मुश्किल से फोन लगा था तो 5 किलो आटा और आधा किलो तेल वगैरह और मिला था, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? जी कहना, आप देख सकते हो कि एक छोटा सा उदाहरण है, जो सरकार जो बड़ी जो वादे कर रही है कि हम खाने पीने की व्यवस्था करा रही है। चलिए आरके, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, मजदूरों को कहा जा रहा है कि रजिस्टर करवाएं। जैसे आपने बताया सिर्फ छात्रों को ही कोटा से अभी तक भेजा गया है, उनके गृह राज्यों में मजदूरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी नहीं कहा गया है? किसी तरह का अभी कोई आश्वासन भी नहीं है मजदूरों को सरकार की तरफ से? अभी फिलहाल कहना, 3rd फेज में सरकार बिल्कुल सख्ती में आ गई है। जो लोग फंसे पड़े हैं बाहर गुजरात बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर पे, कल ही मेरी किसी से बात हुई थी, वहां सैकड़ों संख्या में वो फंसे पड़े हैं। कोई तमिलनाडु के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई कहीं के, उनको सख्त आदेश दे रही है सरकार, वो राजस्थान बॉर्डर पे एंट्री नहीं करेगी। और सब बात रही है ये प्रवासी मजदूर की जो लेबर है उनके लिए कैसे हो सकती है, सवाल ही नहीं कहना।
सरकार कुछ नहीं कर रही है मजदूर के लिए। ये राम भरोसे है, ऊपर वाले के भरोसे है, जिए तो जिए, मरे तो मरे। आर के मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, जैसे अभी आपकी एक सज्जन से बात हुई, उन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया है, लेकिन उसके बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। तो क्या ऐसे ही मजदूरों के लिए भी रजिस्ट्रेशन को खोला गया है, वो करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? नहीं, बिल्कुल अब बंद कर दी गई है। ये फिलहाल करीबन महीने पहले की बात थी, फिलहाल नई रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। अभी परसों की बात है, सरकार ने एक आदेश दिया है, कलेक्टर एसपी के द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, जो भी है गृह मंत्रालय से होगी और मॉनिटरिंग थ्रू डायरेक्ट सीएम हाउस से होगी। कुल मिला के फिलहाल कोई पास जारी नहीं होंगे, कोई बाहर से लोग नहीं आ पाएंगे और यहाँ से लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। कानून बिल्कुल, सरकार बिल्कुल सख्ती में आ गई है। और बात ये लेबर तो सवाल ही नहीं है कायनात, ये जैसे जा रहे वैसे जाने दे दो इनको, घर जाएंगे वहाँ क्वारंटाइन पूरी तरीके से यूं कहें आर के अनदेखा जो है यहाँ पर सरकार कर रही है, देख करके भी अनदेखा मजदूरों को कर दिया गया है, उनकी व्यथा जो है नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आर के इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान सरकार जो है कड़े एक्शन, तो यहाँ कड़े कदम तो उठा रही है, एक्शन में भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द के दौर से गुजर रहे हैं वो है मजदूर, उनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। गौरव गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से, अनिल जींद से जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे मैं सवाल ये करना चाहूंगी कि शराब के ठेकों को लेकर जो फैसला लिया गया था जींद के अंदर, क्या आप देख रहे हैं कि उसका पूरी तरीके से पालन हो रहा है? दूसरा ये भी कि बाजार और दुकानों को लेकर, खासतौर पे दुकानों को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया था कि किस तरह की दुकानें कब कब खुलेंगी, उसके बारे में जरा बताएं कि वो क्या उसी तरीके से चल रहा है जिस तरह से तय किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 दिन पहले जिस तरीके से 8 केस जो कोरोना पॉजिटिव निकल के सामने आए थे, उससे 1 दिन पहले प्रशासन ने आदेश दिए गए थे कल से जो है दुकानें बाजार खोल दिया जाएगा और वो ओड इवन के आधार पर जो बाजार खोला जाएगा। लेकिन अचानक 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने आदेश जो है सभी वापस ले लिए थे, पूरे जिले को जो है क्लोज कर दिया गया था और वो यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया था, वहाँ पे पुलिस जो है तैनात कर दी गई थी और ये कह दिया था कि पूरी तरह से बाजार जो है बंद रहेंगे। जो एसी कूलर बुक्स की किताबें थी, जो बुक्स की किताबें थी और जो आम दवाइयों की जो किताबें थी और जो आम जरा की जरूरतें हैं जो है आम जनता के लिए, उनकी जो दुकानें थी वो खुली रहेंगी, लेकिन बाकी पूरी बाजार जो पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन कल भी 1 दिन पहले आदेश आए हैं प्रशासन के द्वारा, जो बाजार खोले जाएंगे और उसके अंदर से ये दुकानदारों को जो है मास्क का प्रयोग अनिवार्य करना होगा। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ निर्देश जो जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक साइड की दुकानें 1 दिन खुलेंगे, दूसरी साइड की दुकानें 1 दिन खुलेंगी, यानी ऑड इवन वाला फॉर्मूला यहाँ पर प्रशासन अपना रहा है दुकानों को खोलने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन और सरकार पूरी सतर्कता यहाँ पर बरत रहे हैं। ऑड इवन जैसा फॉर्मूला भी हरियाणा में प्रशासन की ओर से अपनाया जा रहा है दुकानों के संचालन के लिए। लेकिन जो फिक्रमंद करने वाली बात है, जो चिंता में डालने वाली बात ये है, वो ये है कि पिछले 2 से 3 दिन में यहाँ पर जो संक्रमण का आंकड़ा है वो डबल हो चुका है, जिसने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। गौरव का रुख करते हैं। गौरव गौर हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन पार्ट 3 जब से शुरू हुआ है, इस दौरान आपने देखा कि ये जो छूट दी गई है, इस छूट के बाद में हालात क्या बेकाबू हुए हैं या स्थिति जो मान के चल रहा था प्रशासन सरकार के नियंत्रण में आती जा रही है वो आ पाई है? जी कायनात, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार गौतम बुद्ध नगर में जो पेशेंटों की संख्या है वो डबल होती जा रही है। पहले अभी 3 दिन पहले ही जो पेशेंटों की मात्र संख्या 142 थी और जिसमें करीबन 108 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके थे और उसके बाद अब वही पेशेंटों की संख्या वहाँ पे डबल होती जा रही है। 202 की संख्या गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोरोना मरीजों की पहुंच चुकी है, पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या। और देखिए इसी को देखकर अब लॉकडाउन 3 में जहाँ ये शराब के जो ठेके खोले गए हैं उसको लेकर लोगों में जो घरों में हैं, लोग जो कैद हैं अपने घरों में बैठे हैं, उन लोगों में एक चिंता बढ़ गई है कि लोग जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर में अब चिंता बढ़ चुकी है। क्योंकि जिस गौतम बुद्ध नगर की मैं यहाँ बात करूँ तो कितने आप देखते हैं कि अभी हॉटस्पॉट जो है उनकी संख्या में इजाफा हो गया है? जैसा आपने कहा कि केसेस तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ रहे हैं जो संक्रमण के हैं, तो कितने हॉटस्पॉट यहाँ पर बढ़े हैं और जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या कितनी है? जी देखिए कायनात, मैं आपको बता दूं, लगातार जो हॉटस्पॉट जो एरिया है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक 54, पहले जहां 26 हॉटस्पॉट एरिया थे, अब वो
51 हॉट स्पॉट एरिया हो चुके हैं। कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सतर्क है कि किसी भी तरीके की कोई ढिलाई ना हो। और यहाँ ये जो व्हीकल्स को लेकर के भी छूट दी गई थी, जैसे कार्स को, कैब्स को और जो दोपहिया वाहन है उनको, टू व्हीलर्स को, तो इनको लेकर के क्या कोई नया जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है? कुछ नया जो है कुछ नियम बना दिया गया है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि प्रशासन सख्त तो हो रहा है, लेकिन सख्ती के बावजूद ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर यहाँ सीमाओं के अंदर प्रवेश की और यहाँ से बाहर जाने की बात करें तो इसको लेकर के भी कुछ बदलाव हुआ है नियमों में? ये देखिए कायनात, मैं आपको बता दूं, एक हफ्ते पहले जब डीएम गौतम बुद्ध नगर की तरफ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा, माफी चाहूंगा, नोएडा और दिल्ली की बॉर्डर सील कर दिए गए थे, तो उसी को लेकर कल जब जिला अधिकारी द्वारा गौतम बुद्ध नगर के उन्होंने गाजियाबाद और नोएडा की ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की सीमाएं हैं उन्हें भी सील करने का आदेश दे दिया है। ना ही वहां से कोई आएगा, ना ही यहाँ से कोई वहां जाएगा। और देखिए ये आदेश कब दिया गया? ये आदेश आज सुबह ही पारित किया गया है कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमाएं को सील कर दिया जाए, और इसको देखते हुए लगातार वहां पर अब चेकिंग का दौर शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद खुद जिला अधिकारी और कमिश्नर वहां पर पहुंच रहे हैं, मौके का जायजा लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर मामले सामने आने की मैं बात करूं तो किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं गौतम बुद्ध नगर में? जी देखिए कायनात, जो सेक्टर 8 है, जो नोएडा की सबसे बड़ा झुग्गी एरिया है, वहाँ पे स्लम एरिया है, वहाँ से ही सबसे ज्यादा लगातार केस सामने आ रहे हैं। तकरीबन 300 से 400 लोगों को अब भी क्वारंटाइन सेंटर में हैं वो लोग, और लगातार वहीं से सैंपलिंग के दौरान लगातार डेली एक ना एक नया मरीज सामने आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहले भी जमाती पाए गए थे। कुछ लोग जमाती जो महाराष्ट्र से आए थे वहाँ पर, उनकी वजह से ही वहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमण का फैलने का अंदेशा था। तो इसी को लेकर उसी समय गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी द्वारा चले यहाँ पर आज जो है वो ये फैसला लिया गया है प्रशासन की ओर से कि नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर को भी सील कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में भी संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी सूरज दुहन जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि गुरुग्राम में क्या हालात हैं। सूरज, देखिए कायनात, अगर हम 48 घंटों की बात की जाए, गुरुग्राम में 48 घंटे में 30 केस सामने आए हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो 13 केस सामने आए हैं। यानी जो लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हुआ था, वो बिल्कुल यहाँ पर उस पे जो कोरोना पॉजिटिव केस थे बिल्कुल कम आ रहे थे। लेकिन जब दारू के ठेके, शराब के ठेके खोले गए, पहले दिन ही 17 केस सामने आए, दूसरे दिन 13 केस सामने आए। लगातार अब गुरुग्राम की बात की जाए कायनात, 66 केस जो पॉजिटिव केस सामने आए उनका उपचाराधीन यहाँ पर चल रहा है। लगातार कायनात जो केस बढ़ रहे हैं, आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, वहाँ बिल्कुल चिंता विषय है। और यहाँ पर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर जो केस है वो सामने कैसे आए, क्योंकि लगातार जिस तरह देखा जाए खानसा मंडी में 9 केस सामने आए। पहले केस आते थे, जमात के केस आए थे, उसके बाद कायनात की सब्जी मंडी में, यानी सब्जी खरीदने पर भी लोगों को डर लगने लग गया है कि अगर खानसा मंडी से कोई भी सब्जी खरीदता है या कोई रेडी वर्क सब्जी खरीदता है तो उसको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। लगातार अब 4 दिन के लिए मंडी बंद कर दी गई थी। मंडी बंद करने के बावजूद भी 9 केस सामने आए। तो लगातार कायनात ये लगता है कि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, सूरज, और आंकड़ों के साथ क्या अब यहाँ पर ये जो संख्या थी जिसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को रखा गया था, इसमें भी कुछ आप देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव हुआ है? कितनी घटी है, कितनी बड़ी है? देखिए कायनात, बिल्कुल पहले गुरुग्राम रेड जोन में था, हालांकि आंकड़े सीमित थे। कब 4 या 5 दिन के बाद कुछ आंकड़े सामने आते थे जब ऑरेंज जोन शामिल किया गया। पहली बात तो ये, जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसको ऑरेंज जोन में नहीं शामिल करना चाहिए। दूसरी बात ये, लोगों को छूट नहीं देनी चाहिए थी। लगातार लोगों जो छूट दी गई है उससे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। जो दुकानदार, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले कहाँ से सामने आए सूरज? देखिए कायनात, लगातार जो सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, खानसा जो मंडी है, सब्जी मंडी है, वहाँ से मामले सामने आए हैं। पहले 10 मामले आए थे, फिर 9 आए थे। फिर जो हॉस्पिटल है, जो निजी हॉस्पिटल है, वहाँ के जो नर्स है वो मामले सामने आए हैं। तो लगातार ये मामले सामने आए हैं कायनात। लेकिन लगातार इन लोगों को अब कितने हॉटस्पॉट और कितने कंटेनमेंट जोन है गुरुग्राम में? देखिए लगातार कायनात कंटेनमेंट जोन घोषित गुड़गांव में 10 या 12 कर रखे हैं, लेकिन हालांकि इतना जरूर है कि सभी यहाँ पर रेड जोन में शामिल है। कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए, वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई।
जो ऑरेंज जोन में शामिल है उनको छूट दी गई है। लगातार दुकानदारों को छूट भी दी गई है, सबको छूट दी गई है, लेकिन लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग बेतुके सड़कों पर घूम रहे हैं। दूसरा कारण ये है कायनात, पहले गुरुग्राम में कोई भी नाके से कोई गुजरता था उसके पास पास होना अनिवार्य था, लेकिन अब गुरुग्राम में कोई भी घूमेगा, किसी को पास की अनुमति लेकिन अब जिस तरह से सूरज ये संख्या बढ़ी है संक्रमण के मामलों की, उसके बाद लगता है कि प्रशासन जो है फिर से गंभीर होगा, फिर से सख्त होगा और ये जो थोड़ी छूट दी गई थी नियमों के अंदर, इस पर फिर से विचार जो है वो जरूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। टोनी शर्मा हमारे सहयोगी पंजाब की संगरूर से जुड़ गए हैं। टोनी, आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे संगरूर को लेकर। अभी तक आपसे हम यही सुनते आए हैं कि संगरूर जो है वो काफी सेफ जोन के अंदर जो है वो चल रहा है, तो अभी की मैं बात करूं तो अभी की क्या स्थिति है? क्या अभी भी वही है जो आपका जवाब था कि सेफ है? कायनात, अगर संगरूर की बात करें, संगरूर में 90 से 92 केस कोरोना के पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन सबके सब सही है। ये बयान आया कल सिविल सर्जन का, उनका कहना था कि जो सारे मरीज कोरोना पॉजिटिव बिल्कुल क्वारंटाइन में है और सबकी सेहत बिल्कुल सही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में एक भी केस कोरोना का सामने नहीं आया, जिसके ये बड़ी राहत की बात है। ये सिविल सर्जन का बयान था जो कल ही आया है। जी कायनात। अभी तक मामलों की बात करें तो पिछले 2 से 4 दिन के अंदर कितने मामले आए होंगे? 24 घंटे में तो आपने बताया कि कोई मामला नहीं आया है, लेकिन 2 से 3 दिन की बात करें तो कितने मामले यहाँ पर सामने आए? अगर 2 से 3 दिन की पहले की बात करें, 22 मामले आए थे सुबह और 11 मामले देर रात में आए थे। टोटल 33 मामले एक दिन में आए थे। उसके बाद कोई मामला सामने नहीं आया। कायनात, टेस्टिंग को लेकर कैसे प्रशासन आगे बढ़ रहा है यहाँ? सॉरी, टेस्टिंग किस तरह से हो रही है टोनी? टेस्टिंग को लेकर सरकार जो प्रशासन है उसकी क्या रणनीति है, कितनी हो रही है? जी, टेस्टिंग लगातार हो रही है। जो शक्की पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो पंजाब के संगरूर के बॉर्डर है वो भी पूरे पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। जो जिला संगरूर में एंटर करता है पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर टेस्ट होते हैं, फिर ही उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती उनको वहीं पे रखा जाता है। रिपोर्ट आने के बाद उनको वापस घर जाने की अनुमति दी जाती है। टेस्ट पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। करार जी, चलिए बहुत शुक्रिया टोनी इस तमाम जानकारी के लिए। अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे यूपी की अगर बात करें तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं, यूपी में कितनी भयावह है? देखिएगा ना, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी बड़ी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो उनकी जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, तमाम जगहों पे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बीच सरकार ने जो अप्रवासी मजदूर हैं उनको दिक्कतें ना हो, उनको सहूलियत के लिए उन्होंने एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐप का लोकार्पण किया है और इसके जरिए दावा किया जा रहा है कि तमाम जगहों पे जो मजदूर अप्रवासी मजदूर हैं जिनको दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं उनको तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। सिर्फ ये ऐप उद्योग शुरू करने की बात यहाँ पर सरकार की ओर से की गई थी कि 50% उद्योग जो हैं लिमिटेड लेबर के साथ जो है शुरू होंगे, तो मजदूरों की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन मजदूर कर रहे हैं पलायन। तो ऐसे में सरकार इस पलायन को रोकने के लिए भी क्या कोई कदम उठा रही है या प्रशासन की तरफ से या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तरफ से कोई कदम उठाया गया है? देखिए कायनात, अगर जमीनी हकीकत अगर आप जानना चाहें तो ये सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की कोई भी मदद ना ही जो उद्योगपति हैं या फिर जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं उनके द्वारा इन मजदूरों को दी गई है और ना ही इनको रोकने की जो कवायद है वो की जा रही है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अमितेश, एक जल्दी से मैं चाहूंगी छोटा सा आप में ये मेरा सवाल है और जवाब जल्दी से चाहूंगी इसका दे दें कि ये जो 3 जोन में बांटने वाला यह तरीका अपनाया गया था, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, और जब से इसका एग्जीक्यूशन हुआ है इसके बाद से आप देख रहे हैं कि हालात कितने संभले हैं या उससे ज्यादा बिगड़ गए हैं जो हम पहले 2 लॉकडाउन के दौरान देखते आए? देखिए, अगर मरीजों की संख्या को अगर देखें तो हालात बद से बदतर हुए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कायनात की पहले जो मरीज थे, जो पहले जो पेशेंट थे उनकी संख्या कम आती थी, लेकिन अब एक एक जिले में 10-10 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो आ रहे हैं। तो आप कोरोना बम कह सकती हैं, वो फूट रहा है। मुझे लगता है कि तमाम चीजों में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको सरकारों को दुरुस्त करना होगा और एक बार फिर से कड़ाई से अगर पालन लॉकडाउन पार्ट 3 यानी कि लग रहा है कि उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है जैसा सोचा गया था। बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए।
तो कोरोना काल चल रहा है और हर कोई यहां पर इससे बेहाल है। सरकारें कदम जरूर उठा रही हैं। पार्ट 3 में, लॉकडाउन के पार्ट 3 में कुछ रियायतें भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी गई, लेकिन जिस रिजल्ट की उम्मीद की गई थी, उम्मीदों से विपरीत जो है नतीजे सामने आ रहे हैं। संक्रमण में कमी नहीं आई है, मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर में भी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। और इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा समस्याओं से दो चार हो रहे हैं वो है मजदूर, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वही सबसे ज्यादा इस वक्त बेहाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।